वीडियो लेकर आई हूँ मैं, जो हम भारत में संसाधन का सेकंड वाला पढ़ रहे थे, जिसमें कृषि खनिज के बारे में हम जानेंगे। उसका पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कृषि क्या होती है, कैसे अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है, कौन कौन सी उसके तरीके हैं। आज इसी को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे खेती जो है कितने प्रकार की होती है। तो खेती की प्रणालियाँ यहाँ पर दी हुई हैं। तो पहली है व्यक्तिगत खेती, दूसरा है सामूहिक खेती और तीसरा है सहकारी खेती। सहकारी खेती, ठीक है, सहकारी खेती। अब आपको लगेगा कि क्या, तो व्यक्तिगत खेती वो होती है जो व्यक्ति की इंडिविजुअल होती है, वो जैसे चाहे उसमें कुछ भी उत्पादन करे, कितनी भी फसलें ले, नहीं ले, खाली, ये उसके अपने निर्णय के ऊपर होता है ना। ये व्यक्तिगत हमारी पर्सनल है और हम उसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। दूसरी है सामूहिक खेती। ये सामूहिक खेती क्या होती है, इसमें जो भूमि के मालिक हैं वो नहीं बदलते, सभी अपनी भूमि के मालिक स्वयं में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग इकट्ठे होकर उस पर सामूहिक रूप से करते हैं, है ना, उसको सामूहिक खेती कहा जाता है। भूमि के स्वामी नहीं बदलते इसमें। तीसरी है सहकारी खेती। सहकारी खेती वो होती है जिसमें क्या होता है कि कुछ सामूहिक क्रियाएं की जाती हैं, जैसे कुछ विशेष उद्देश्य के लिए सहकारी खेती की जाती है, उसके लिए लोन दिया जाता है ना, सरकार के द्वारा कुछ फंड, और सब लोग सामूहिक रूप से सहकार के रूप में सब मिलकर उसको करते हैं और उसका जो उत्पादन होता है वो साझा सबके को लाभ उसका मिलता है। ये सहकारी खेती होती है। और इसमें क्या होता है, इसके साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसके साथ साथ पशुपालन को भी, डेयरी उद्योग वगैरह ये सब इससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अगला जो है वो है सरकारी खेती। चौथा है सरकारी खेती। सरकारी खेती क्या होती है, ये गवर्नमेंट की भूमि होती है, वो उपलब्ध कराते हैं, बीज भी वही देते हैं, लेकिन कुछ ठेके पे मजदूरी के आधार पर मजदूर लगाए जाते हैं, मैनेजर लगाए जाते हैं और वो इन खेती को करवाते हैं, ठीक है। मजदूरी जो है साप्ताहिक या 15 दिन में ऐसे प्रदान की जाती है। और ये सरकारी, जैसे कुछ विशेष बीजों के लिए, उन्नत बीज के लिए, उन्नत किसी उसके लिए ये वाली खेती की जाती है, ठीक है। अगली है पूंजीवादी खेती। पूंजीवादी खेती। पूंजीवादी खेती क्या है, पूंजीवादी खेती में व्यक्ति जो है, जो प्रॉपर्टी का मालिक है, वो पैसे देकर ठेके से काम कराता है, ठीक है, और उसका जो लाभ हानि सब कुछ उसके लिए वही जिम्मेदार रहता है, ठीक है। तो खेती की जो प्रणालियां हैं वो कितनी 5 तरह की यहाँ पे लिखी है। व्यक्तिगत खेती जो जनरली हम देखते हैं, आमतौर पे यही होती है। दूसरी सामूहिक खेती जो कुछ ही जगह पर देखने को मिलती है किसी विशेष उद्देश्य के लिए। और तीसरी है सहकारी खेती। चौथी है सरकारी खेती और पूंजीवादी खेती। ये प्रणालियाँ जो है हमारे यहाँ प्रचलन में, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कृषि विकास हेतु सरकारी प्रयास। कृषि विकास हेतु सरकारी प्रयास। तो सरकारी प्रयास जो किए गए, कुछ क्रांतियाँ लाई गई, जैसे हरित क्रांति लाई गई, ठीक है। हरित क्रांति ये कब आई थी, हरित क्रांति? हरित क्रांति आई थी करीब 1966 से लेके 67 के बीच, है ना। और सरकार ने किसके लिए, गेहूं, है ना, धान आदि के उन्नत बीज, है ना, और रासायनिक खाद द्वारा क्या किया गया, उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया, ठीक है। और इसके फलस्वरूप उत्पादन बढ़ा भी। जो हरित क्रांति थी उसका मेन जो जगह थी वो थी पंजाब, हरियाणा, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि, है ना, तमिलनाडु आदि। इन जगहों पर, इन राज्यों में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ पड़ा, है ना, हरित क्रांति का। और ये समृद्ध भी हुए। उन्नत बीजों का प्रयोग करके, अधिक कीटनाशक, रासायनिक खाद, इनका सही मात्रा में प्रयोग करके कृषि के उत्पादन को बढ़ाया गया और भारत ने जो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की दिशा में ही आगे बढ़ा, ठीक है। अब इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं कि इसके वो क्या है मेन, जो ये हरित क्रांति है इसकी विशेषताएं क्या है, कैसे ये अपना काम करती है ना हरित क्रांति, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला है
अधिक उपज देने वाले बीजों का विशेषताएं, हरित क्रांति की विशेषताएं। ठीक है, तो क्या है इसकी? नंबर 1 है अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करते हैं ये, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, बीजों का प्रयोग। ठीक है, और दूसरा है कैसे उत्पादन बढ़ाते हैं, दूसरा है रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग। ठीक है, उर्वरक का प्रयोग। और अगला है कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। ठीक है, और उसके अलावा है चौथा है आपका कि कृषि यंत्रण का विस्तार, यानी जो कृषि में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं, कृषि यंत्रण का विस्तार। ठीक है, यानी कृषि में अधिक से अधिक आधुनिक यंत्रों का ये प्रयोग करते हैं। जैसे पहले व्यक्ति खुद ही डालते थे, वो मशीनों से बीज का एक सही अनुपात में डालते हैं। कटाई भी हार्वेस्टर से होती है, जो कम समय में और अच्छे से बिना नुकसान किए अच्छे से हो जाता है। ठीक है, अगला जो 5वां है वो है लघु और मध्यम सिंचाई परियोजना का विस्तार, लघु व मध्यम सिंचाई परियोजना का विस्तार, सिंचाई परियोजना का विस्तार, परियोजना का विस्तार। ठीक है, उसके अलावा और क्या विशेषताएं हैं? उसके अलावा है कि भूमि संरक्षण की नई तकनीक का प्रयोग, भूमि संरक्षण की नई तकनीकी का प्रयोग, नई तकनीकी का प्रयोग। ठीक है, इसका नई नई टेक्निक जो है यूज करते हैं ये। और अगला है कृषि उत्पादन के समर्थन मूल्य का निर्धारण, कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य का, समर्थन मूल्य का निर्धारण। आओ इसको समझते हैं कैसे। सबसे पहले देखो, आप क्या करते हैं, जब पहले परंपरागत खेती होती थी, वो जो बीज हमारे पास होते थे वही अब डाल देते, जैविक खाद का प्रयोग करते थे। हालांकि वो अच्छा था जैविक खाद, लेकिन चूंकि वर्तमान में खाद्यान्न में भारत को आयात करना पड़ता था, बाहर से मंगाना पड़ता था, तो उन्होंने ये सब सरकार ने प्रयास किए कि उत्पादन कृषि जो है, जो घाटे का सौदा है, वो फायदे का सौदा कैसे बनाया जाए। तो अच्छे अधिक उपज देने वाले बीज का प्रयोग करके सरकारी गोदामों में उनको भरा गया, फिर वो उपलब्ध कराए गए, है ना, किसानों को। तो उनसे उत्पादन बढ़ा, रासायनिक प्रयोग, उर्वरकों का, खाद का प्रयोग किया गया, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा। और कीटनाशक, जैसे क्या होता था, उपज हो भी गई लेकिन टिड्डियों से या अन्य कीटों से वो नष्ट कर देते थे फसल को, तो उसके लिए कीटनाशक का दवाओं का प्रयोग किया जाने वाला। कृषि यंत्र जो पहले बैलगाड़ी से होता था, वो ट्रैक्टर से, और जो वैसे हाथ से छिड़कते थे पहले, तो अनुपात अलग अलग हो जाता था बीजों का। पर एक सीड ड्रिल के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से अब प्रॉपर तरीके से सही अनुपात में खाद और बीज को बोया जाता है, तो इससे उत्पादन अच्छा होता है। ठीक है, उसके अलावा कृषि यंत्र में लघु व मध्यम सिंचाई परियोजना, सरकार ने नहरों का एक जाल बिछाना शुरू किया, जिससे हर जगह जहाँ ट्यूबवेल नहीं थे या बाहर जल स्तर बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ भी पानी पहुँचाया जाए और सिंचाई की व्यवस्था की जाए। उसके अलावा भूमि संरक्षण की नई तकनीक, कि भूमि का जैसे होता है ना, कई बार क्षरण हो जाता है, उपजाऊ मृदा चली जाती है, तो कैसे उसको रोका जाए, कैसे भूमि का संरक्षण किया जाए। ठीक है, उसके ऊपर ध्यान दिया गया। और कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य, अब हमने अच्छा उत्पादन तो ले लिया, लेकिन फिर जब ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया तो मार्केट में जो व्यापारी हैं वो कम कीमत पर एकदम से, पहले ऐसा होता था कि उपज के टाइम पे कि जो व्यापारी हैं वो बहुत कम, उनको पता है सारे किसान अभी लाएंगे मार्केट में, तो वो बहुत कम मूल्य पर खरीदते थे, बाद में उन्हीं को बहुत अच्छी कीमत पर बेचते थे उसी अनाज को या जो भी उत्पादन है उनको। तो सरकार ने समर्थन मूल्य निश्चित किया कि कम से कम इतना तो होना चाहिए। जैसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको पता होगा
कि गेहूं का समर्थन मूल्य निश्चित होता है, तो सरकारी रेट पर वो वहाँ सोसाइटी पर डाले जाते हैं, है ना, खरीदे जाते हैं उससे। तो ये समर्थन मूल्य होता है। पहले सिर्फ गेहूं और धान का ही था, अब तो चने का भी हो गया है, बाकी सब फसलों का भी उन्होंने समर्थन मूल्य निश्चित कर दिया, जिससे किसान का शोषण ना हो, एक निश्चित जो उसको मूल्य है वो मिले। ठीक है, तो ये प्रयास सरकार द्वारा किए गए उसके लिए, है ना, कृषि के विकास के लिए, कृषि को कैसे फायदे का सौदा बनाया जाए। तो काफ़ी कुछ इससे फर्क पड़ा है, लोगों की आय में भी वृद्धि हुई है, उत्पादन में वृद्धि होने से आज बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पहले की अपेक्षा काफ़ी उन्नत कृषि कर रहे हैं और उसका लाभ भी ले रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा है और भी इसमें 2-3 चीज़ें उसकी विशेषता में, कृषि ऋण उपलब्ध कराना, है ना, कम ब्याज पर, बिल्कुल 0 पे, ये सब करती है सरकार। और उसके अलावा वो विपणन सुविधा, यानी उनको जो व्यापारी को देने के लिए जो सुविधाएं, जैसे अब जगह जगह तौल कांटे लगा दिए गए थे। इस बार कोरोना था तो गांव में आकर व्यापारी ले रहे थे, या सरकारी सोसाइटियां जो है जगह जगह होती है, पास में ही होती है अपने, तो उन पर, यानी किसानों को लंबी दूरी तक अब जाने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं सरकार करती है। अगला है श्वेत क्रांति। वो तो थी हरित क्रांति, जो गेहूं धान उनसे संबंधित थी। अब है श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। ठीक है, अब श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो पशु हैं, पशुओं की विदेशी नस्ल, विदेशी व उन्नत नस्लों से संकर प्रजाति के पशु पैदा करना व दुग्ध उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। यानी जो हमारे देसी पहले होते हैं ना, देसी गाय कम दूध देती है, बाहर की जो जर्सी गाय होती हैं या और मारवाड़ी गाय होती हैं वो ज़्यादा दूध देती हैं। क्यों देती हैं? क्योंकि उनकी नस्ल ऐसी है। तो विदेशों से जानवर मंगवाए गए, उनको उनके नए बछड़े बछड़ियाँ पैदा किए गए और वो फिर गांव में किसानों को या जो पशुपालक हैं उनको दिए गए। तो इससे जो है आपका ये बहुत ज़्यादा दूध देते। तो जो दूध उत्पादन है, पहले क्या होता था, घर के लिए पूर्ति हो पाती थी, पर अच्छी नस्ल की गाय और भैंसों के द्वारा अधिक दूध उत्पादन होता है और उससे जो पशुपालक है उसको फायदा होता है, डेयरी उद्योग में सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इसका जो प्रभाव पड़ा हुआ है गुजरात के खेड़ा से ये शुरू हुआ था। ये आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात के खेड़ा से, है ना। ये फ्लड इसको कहा गया खेड़ा से। इसका नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड इसका नाम था। ठीक है, तो अगर प्रश्न आए कि ऑपरेशन फ्लड क्या है, ठीक है, नाम दिया गया। यानी जो श्वेत क्रांति थी उसके लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। गुजरात के खेड़ा से शुरू हुआ था। और देखो आप, गुजरात में डेयरी बहुत ज़्यादा, जैसे अमूल डेयरी एक सहकारी क्षेत्र का बहुत बड़ा उपक्रम है और उसके कितना सारा पूरा विदेशों तक में उसका दूध, घी, सारे दुग्ध प्रोडक्ट जो हैं वो सेल हो रहे हैं। तो ये ऑपरेशन फ्लड के कारण ही संभव हुआ था। तो अगर प्रश्न आएगा 2-3 तरह के, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, ये कहाँ से, इसके लिए कौन सा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये 2-3 प्रश्न उसमें आएंगे। और एक खेड़ा में सबसे इससे प्रारंभ हुआ था और गुजरात में इसका सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिला। हालांकि हरियाणा, पंजाब सभी जगह है पर वहाँ ज़्यादा है। ठीक है, अगली है पीत क्रांति। पीत क्रांति ये किससे संबंधित? तिलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से संबंधित है ये। ठीक है, संबंधित। ठीक है, पहले करीब 1960 के दशक तक भारत जो था वो तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था। लेकिन धीरे धीरे तिलहन का उत्पादन घटा, तो जाकर 1987-88 में, है ना, इस दिशा में सरकार ने काम किया और इसमें अन्य वैज्ञानिक तरीकों को प्रयोग करके, है ना, और अच्छी उन्नत किस्म के बीज प्रोवाइड करा के, ऋण देकर
तिलहन के उत्पादन पर जोर दिया गया। और आज देखो आप, सोयाबीन बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ उत्पादन होता है, पूरे भारत में होता है, और भी तिलहन के क्षेत्र में भी भारत अब आत्मनिर्भर बन गया है। ठीक है। नीली क्रांति, पीली क्रांति तो तिलहन से संबंधित है, 87-88 में, है ना, आगे चलाई गई थी। और है अब नीली क्रांति। नीली क्रांति कई बार जोड़ियां आ जाती हैं इन सबको मैच करने के लिए, किससे संबंधित है। नीली क्रांति है मत्स्य पालन से, मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, मत्स्य पालन से ये संबंधित है। ठीक है, मछली उत्पादन से संबंधित है ये। और विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना जो है, मछली उत्पादन में भारत का 3रा स्थान है। मछली उत्पादन में भारत का विश्व में 3रा स्थान है, विश्व में 3रा स्थान है। ठीक है। और इसके लिए क्या, विश्व बैंक से ऋण दिया गया। विश्व बैंक ने जो है परियोजना चलाई है ना, चलाई। और वो कहाँ चल रही है अभी, 5 राज्यों में लगभग चल रही है। ठीक है, 5 राज्यों में चल रही है। तो ये तो इससे संबंधित थी। ठीक है, भोजन की आपूर्ति बढ़ी है, पोषण आहार का स्तर बढ़ा है, विदेशी मुद्रा प्राप्त। इससे क्या हुआ, पोषण आहार, मछली को बहुत बड़ा अच्छा पोषण का स्रोत माना जाता है। जो इसको खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए है, तो उनको बहुत आहार माना जाता है। तो विश्व बैंक की सहायता से 5 राज्यों में प्रोजेक्ट चल रहा है। इससे रोजगार बढ़ा है, पोषण बढ़ा है, और साथ ही विदेशी मुद्रा भी, क्योंकि विदेशों में भी हम निर्यात करते हैं। ठीक है, तो ये नीली क्रांति है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य पालन इसको अपन कहेंगे। और उसके अलावा अगला है हमारा गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, ये सारी क्रांतियां आ जाती हैं, जोड़ियों में आ जाती हैं, खाली स्थान में आ जाती हैं, कई बार लिखने को भी आ जाती है ना शॉर्ट क्वेश्चन में। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति संबंधित है पोषण आहार से। ठीक है, पोषण आहार से संबंधित है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खनिज और विटामिन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। देश में विविध जलवायु मिट्टी का उपयोग करते हुए फलों के लिए, यानी ये फल से संबंधित है। ठीक है, फलों से संबंधित। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं फल जो इनके लिए ये करते हैं, तो है सेब, आम, केला, है ना, काजू, नारियल, जितने भी विटामिन वाले हैं, यानी जिनसे विटामिन मिलता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनसे बढ़ती है, उनके प्रोडक्शन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। ठीक है, इसमें भी वही उन्नत उनका पेड़ों का प्रयोग करके और अच्छी चीज़ों का करके इसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला है औषधि उद्यान, विधि उपयोगिता एवं सुरक्षा। औषधि उद्यानों पर भी जोर दिया गया है। अभी गुलाबी क्रांति की बात हुई है, तो हम औषधि उद्यानों की बात करेंगे। औषधि उद्यान, उद्यान, ठीक है, और उद्यान विधि, और उसके अलावा उपयोगिता व सुरक्षा, उपयोगिता व सुरक्षा। तो औषधि जो उद्यान है, औषधि उनका तो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्रोत है आय का भी और हमारे पोषण का भी। स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियाँ उगाई जाती हैं, उनका विपणन किया जाता है ना, ये सारा काम होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे क्षेत्र में फल। सबसे पहले आएंगे फल, जिसमें क्या आएगा, आंवला आ गया आपका, है ना, और अंगूर, लीची, ठीक है, लीची, इन सब का क्या किया जाता है, इनके लिए बागानों के लिए लोन दिया जाता है, अच्छे पौध उपलब्ध कराई जाती है, संरक्षण की व्यवस्था की जाती है, ये सब सरकार करती है। ठीक है, दूसरा है फल के अलावा सब्जियां, सब्जियां भी बहुत उगाई जाती हैं और इनसे
ये सब हमारे प्रोटीन के लिए है ना, विटामिन प्रोटीन के लिए, ठीक है। इनके लिए भी बहुत ज़्यादा सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो है चीन के बाद सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है। सब्जी उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान, चीन के बाद दूसरा स्थान है, यानी कितने बड़े स्तर पर उत्पादन होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से हम देखें फूलों की खेती भी हमारे यहाँ बहुत होती है ना। फूल विभिन्न प्रकार के रस बनाने में, जूस बनाने में और पूजा साज सज्जा के लिए तो होते ही हैं। ये भी एक बहुत व्यापारिक मतलब अब पैसे देने का काम हो गया है। तो भारत में फूलों की खेती परंपरागत ढंग से होती है। गुलाब, ग्लेडियोला, ट्यूबरोज, कोषाध्यक्ष के उत्पादन से तेजी में वृद्धि हुई है ना। फूल उत्पादन में भी वृद्धि अब हो रही है ना, वृद्धि हो रही है। उसके अलावा है मसाले। मसाले तो प्रारंभ से ही जो है भारत में सबसे ज़्यादा मसालों ने आकर्षित किया है पूरी दुनिया को, है ना। विदेशी लोग आते थे, हमारे भारत को जो है मसालों का घर कहा जाता है। भारत को मसालों का घर कहा जाता है, मसालों का घर कहा जाता है, ठीक है। मसालों का घर कहा जाता है और इसीलिए भारत में सबसे ज़्यादा काली मिर्च, अदरक, लहसुन, ये सब चीज़ें हमारी रसोई में इतने सारे मसाले होते हैं जो हम दैनिक उपयोग में खाते हैं और इसीलिए हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कई बीमारियां जो आम वो हम ऐसे ही उनसे निपट लेते हैं, ठीक है। फिर है जड़ी बूटी एवं औषधि उपयोग। जड़ी बूटी एवं औषधि उपयोग तो इस क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ हमारे यहाँ अनुसंधान का काम जो है चल रहा है। प्राचीन काल से ही भारत जो है इस मामले में बहुत समृद्ध रहा है। हमारे चरक संहिता है पूरी, आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत बहुत समृद्ध रहा है। बहुत सारी जड़ी बूटियों की खोज, असाध्य बीमारियों का रोग जो है पहले से ही ठीक करने में सक्षम था भारत। तो प्रचुर मात्रा में हमारे जो जंगल हैं, हमारे जो पहाड़ हैं, उन पर जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो मार्केट में बेचते हैं और सही जगह पर पहुँचकर अब तो प्रसंस्करण केंद्र जगह जगह लगे हैं जहाँ ये ज़्यादा मिलती हैं। वहाँ जैसे पतंजलि है और भी कंपनियाँ आयुर्वेदिक हैं, तो वो जो जैसे डाबर है, वो सब हर्बल जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो सब इनका यूज करते हैं और दवाइयों के रूप में लाभकारी लेते हैं। भारत में करीब औषधियों की 7,500 प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। कितनी बड़ी मात्रा में, 7,500, 7,500 प्रजातियां जो हैं भारत में उपयोग करते हैं दवाइयों में, ठीक है। तो इस मामले में भी जैसे हल्दी है, नीम है, ये सब प्रयोग करके और दवाइयों के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे अब आप देखो काय में कौन कौन सी आती है, अभी थोड़ा सा ये देखें। औषधि उपयोग हम पढ़ेंगे क्योंकि ये भी प्रश्न आ जाता है कि फलाने का औषधि उपयोग बताइए, ढिकाने का औषधि उपयोग बताइए। तो ये भी थोड़ा सा देख लें। कुछ पौधों के नाम हैं इसमें, कुछ पेड़ हैं, कुछ वो हैं, उनकी अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो औषधि उपयोग, औषधि उपयोग, ठीक। तो सबसे पहले नाम आता है हल्दी का। हल्दी कितने काम में आती है ना। हल्दी तो हमारी किचन में होती है और ये क्या है, किस काम में आती है, मांगलिक कार्यों में भी होती है, सौंदर्य प्रसाधन में होती है ना। इसके 2-3 फुट ऊंचे लंबे भालाकार केले के पत्तों की तरह इसके पौधे होते हैं और कंद अदरक के समान पीले रंग के होते हैं। तो उबालकर सुखाकर प्रयोग किया जाता है। काय के लिए से इसके कंद के रूप में है, ये कंद के रूप में है ना। और काय में प्रयोग किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में, सौंदर्य प्रसाधन में, ठीक है। अगर उपयोग की बात करें तो सौंदर्य प्रसाधन में होता है। पर देखो आप, ये एंटीबायोटिक होती है। जब कभी हमें जुकाम हो, खांसी हो तो हम हल्दी वाला दूध पी लेते हैं। अगर किसी को चोट लगी हो अंदरूनी तो कहते हैं ना हल्दी वाला दूध दे दो, जिससे अंदरूनी जो चोट होती है, जो घाव होता है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये हमारी एंटीबायोटिक का भी काम करती है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो है वो है नीम। नीम का प्रयोग हर जगह पाया जाता है। नीम ऑक्सीजन को शुद्ध करने में सबसे ज़्यादा इसका काम होता है ना, पर्यावरण शुद्ध करने में।
शुद्धिकरण में, है ना। इसके अलावा चर्म रोगों के लिए भी ये काम आता है, चर्म रोगों से संबंधित, चर्म रोगों में काम आता है ये, ठीक है। कई बार देखा होगा फोड़े फुंसियाँ हो जाती है, जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं उनको पता होगा कि जब कभी हमें वो हो जाता है, फोड़े फुंसियाँ हो जाते थे तो पहले वो नीम की जो छाल है उसको घिस के लगा देते हैं, या कई बार फेस पे आप देखो जो फेस वो मिलते हैं आपको, फेस वॉश वगैरह होते हैं, क्रीमें होती हैं पिंपल्स से रिलेटेड, वो सारी काय की होती है, नीम से संबंधित होती है ना। साफी दी जाती है एक कड़वी, जो चर्म रोगों से, त्वचा संबंधी रोगों के लिए, उसमें भी नीम का वो रहता है। तो नीम चर्म रोगों के लिए, त्वचा के रोगों के लिए बहुत लाभदायक होता है, ठीक है। तो नीम का ये हो गया आपका यूज, पर्यावरण को शुद्ध करता है। और ये सफ़ेद फूल लगते हैं इसमें, और निमोली लगती है छोटी, आपने देखा होगा, है ना। इसमें अंदर एक बीज होता है, कैसे लगता है, पहले फूल हरे पत्ते होते हैं, सबने देखा है, वाइट फूल लगते हैं और अंदर में एक निमोली बनती है, जो अभी जून जुलाई के अंत में देखते हैं, और उसका तेल बनता है ना। निमोली जब जाती है तो उसका तेल बनता है, और नीम का तेल कई रोगों में फायदा होता है, ठीक। तो ये तो पर्यावरण शुद्धिकरण और चर्म रोगों में काम आता है। अगला जो है हमारा औषधि उपयोग। औषधि उपयोग, जो नीम के पत्ते हैं उनका काय में योग होता है, उनके सेवन से रक्त शुद्ध होता है। अब आगे लिख लो, नीम के पत्तों के सेवन से रक्त शुद्ध होता है ना। रक्त में अगर कोई विकार है तो वो शुद्ध होता है इससे, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है, चेचक आदि भयंकर व्याधियां नहीं होती, है ना, इससे नीम की वजह से। और दातुन भी होती है इसकी, दातुन का भी, तो दांत बहुत मजबूत होते हैं, दांतों से संबंधित रोग नहीं होते, दातुन के रूप में प्रयोग, ठीक। और जो मैंने बताया फोड़े फुंसियों के लिए, वो चर्म रोगों से संबंधित सारा काम ये करता है। तो ये इसके उपयोग हैं, ठीक। इसके अतिरिक्त अन्य जड़ी बूटियाँ, औषधि पौधे भी हैं, जैसे सफ़ेद मूसली है, सफ़ेद मूसली, है ना, ये भी औषधि पौधा है। और आपका शंख पुष्पी, और कौन सा है, नागरमोथा, है ना। ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जो औषधि पौधों के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के बारे में, कि भारत ने उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के लिए भारतीय सरकार ने क्या प्रयोग किए हैं, ठीक है, क्या उपाय किए हैं उनके बारे में। तो 2005 में उद्यानिकी विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 2005 में प्रारंभ किया गया है, कब किया गया, 2005 में, ठीक है, शुरू किया गया। और इसके प्रावधान क्या है, कलम बैंक स्थापित करना, प्रावधान पौधों के लिए, ना, उद्यानों के लिए, क्या सबसे पहले कलम बैंक स्थापित करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या करते हैं, कलम बैंक स्थापित करते हैं, जिससे पौधे जो है गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन और क्षमता बढ़ाई जाती है इससे, ना, जिससे गुणवत्ता पूर्ण पौध पैदा होती है, गुणवत्ता पूर्ण पौधे तैयार किए जाते हैं, तैयार करना, ठीक है। और उत्पादन और पूर्ति क्षमता बढ़ाना, उत्पादन व पूर्ति क्षमता बढ़ाना इनका उद्देश्य है, पूर्ति क्षमता बढ़ाना, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है बागवानी के उत्पादन में वृद्धि करना। अगला है बागवानी, फसलों के उत्पादन में वृद्धि, फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक है, ये भी इसका उद्देश्य है, प्रावधान है। और अगला है निर्यात के लिए उच्च किस्म की बागवानी,
मिट्टी और पत्तियों के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं, मिट्टी व पत्तियों के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं, ठीक है। यानी इनके लिए प्रयोगशाला बनाई जाती है क्योंकि हर पौधा हर मिट्टी में नहीं लगता है ना, उसके लिए एक टेस्ट किए जाते हैं, तो प्रयोगशालाएं स्थापित करना। और निर्यात के लिए उच्च किस्म की बागवानी, निर्यात के लिए उच्च किस्म की बागवानी, ठीक है, यानी अच्छी किस्म के पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है, बागवानी। और इसके अलावा क्या होता है, विपणन और निर्यात के लिए मूलभूत सुविधाएं ये उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो इसकी उपलब्धियां क्या हुई कि बागवानी फसलों के अंतर्गत 97,503 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र अब पाया गया है, यानी हमारा जो प्रोडक्शन है बागवानी क्षेत्र में बहुत बढ़ गया है। और फल सब्जी मसालों के लिए 50,667 हेक्टेयर और 16,252 हेक्टेयर 20,262 हेक्टेयर क्षेत्र भी शामिल हो गया। मतलब जो फलों के लिए, सब्जियों के लिए, मसालों के लिए, बागवानी के लिए जो क्षेत्र था वो अब बहुत बढ़ गया, पहले कम होता था अब बहुत हो गया। और अब इन मामलों में लोग एक खेती करके इस तरह की उन्नत खेती, इसको नकदी फसल भी हम कह सकते हैं, करके अपनी आय बढ़ा रहे हैं, रोजगार के साधन बढ़ रहे हैं और आर्थिक अर्थव्यवस्था में तो फायदा पहुंच ही रहा है। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो लेकर आएंगे तो खनिजों के बारे में हम जानेंगे। ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना।